पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले भारतेंदु को ही जान लेते हैं क्योंकि वो इसके प्रतिनिधि रचनाकार है भारतेंदु काल के। 9 सितंबर 1850 जन्म, 6 जनवरी 1885। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी की आधुनिकता के पहले पक्षधर थे और पक्षधर होने के साथ साथ पहले रचनाकार भी है, उन्होंने खुद करके दिखाया। भारतेंदु का मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु इनको उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी उसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले आपको ग्रुप में बताया था। किसने दी थी? सर कोई काशी के पंडित 1880 में, सर रामाशंकर क्या ऐसा कुछ नाम था। वो ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट आपको भेजा था। कुल मिला के याद ये रखिएगा, क्वेश्चन ये बनता है, एक नाम नहीं है उसमें बहुत सारे नाम है। काशी के कुछ विद्वानों ने 80 में हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी। भारत इंदु, साहित्य जगत का एक तरीके से चंद्रमा है वो। शीतल थे, शांत थे, प्रवीण थे, होशियार थे, सब कुछ थे। इस वजह से उनको भारतेंदु की उपाधि दी गई। रीतिकाल की विकृत सामंती संस्कृति की पोषक वृत्तियों को छोड़ करके उन्होंने एक ऐसी, हाँ बिल्कुल, उन्होंने एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की जिसमें नवीनता थी, जिसमें आधुनिकता थी, जिसमें कुछ नयापन था। इस वजह से आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से ही माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत, भारतीय नवजागरण, ये चीज भी ध्यान रखें, भारतेंदु के साहित्य ने, क्योंकि साहित्य जो है ना समाज को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। भारतेंदु और भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों ने समाज को पूर्ण रूप से प्रभावित किया है, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो धार्मिक स्तर पर हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, हर स्तर पर भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों ने समाज को प्रभावित किया है। देश में जो गरीबी फैली हुई थी, जो पराधीनता की भावना थी, जो पराजय की भावना थी, शासक जो उस समय अंग्रेजों का पक्ष ले रहे थे और भारतीय जनता का आ, शोषण कर रहे थे, बल्कि शोषण की पराकाष्ठा को भी वो पार कर गए थे। उन स्थितियों को लिखना अपने आप में बहुत चुनौती का काम था, क्योंकि अभी तक राजदरबार इस मुगालते में थे कि कवि क्या करता है, राजा जैसा चाहता है वैसा ही लिखता है। और भारतेंदु काल के कवियों की भी एक विडंबना देखिए, ब्रज भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके भीतर कहीं ना कहीं राजभक्ति भी दिखाई देती है। शुरुआती तौर पर तो बहुत ज्यादा राजभक्ति दिखाई देती है, लेकिन जब वो जनता की स्थितियां देखते हैं, देश की वास्तविक स्थितियों से रूबरू होते हैं, तब वो अपने कलम को रोक नहीं पाते उन स्थितियों का जिक्र करने, उन स्थितियों के बारे में लिखने, और देश की जनता की गरीबी को, जो अकालों के कारण लगातार उनकी हालत पस्त हो रही थी, अंग्रेजी सरकार द्वारा जो शोषण के नए नए दुष्चक्र चलाए जा रहे थे, उस दुष्चक्रों में फंसने के बाद जो लोगों की स्थिति बन रही थी, पराधीनता के कारण जो लोगों की स्थिति बन रही थी, कोई भी व्यक्ति अपने आप को संप्रभु नहीं मान सकता है सिवाय अंग्रेजों के, और अंग्रेज जैसा चाहते थे वैसा बर्ताव करते थे। शासकों की जो शोषण की प्रवृत्ति थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आपको पता है, हजारों तरह के टैक्स लगा दिए गए थे, जनता जो है टैक्स के बोझ तले दब चुकी थी, उनकी उनकी हड्डियां तक अकड़ गई थी टैक्स के कारण, इतनी सारी वसूली की जाती थी, और जिंदगी और मौत का कोई कोई महत्व नहीं था। एक तरीके से आम व्यक्ति की जिंदगी कुछ भी नहीं मानी जाती थी, इससे अच्छी तो पशु पक्षियों की जिंदगी थी, कम से कम उनको कुछ लोग तो महत्व देते थे, इंसानों को तो कोई महत्व ही नहीं था। चलते फिरते आदमी की हत्या हो जाती थी, चलते फिरते आदमी को अंग्रेज लोग फांसी लगा देते थे बिना कोई कारण पूछे, बिना कोई उस पर मुकदमा दायर किए। इस तरीके की स्थितियां बन चुकी थी, और एक बहुत बड़ा, एक क्या कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ा चैलेंज था भारतेंदु काल के साहित्यकारों के लिए, कि राजाओं की जो मनोवृत्ति थी कि कवि वर्णन किसका करेगा, जैसा राज दरबार चाहेगा, उस मनोवृत्ति से अपने आप को भी छुटकारा दिलाना, और दूसरी तरफ शासकों की जो मनोवृत्ति थी कि हम जैसा चाहेंगे वैसा ये लोग लिखेंगे, उससे भी बाहर आना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम था, जो भारतेंदु मंडल के रचनाकारों ने करके दिखाया। भारतेंदु खुद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान दिया, कई सारे पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, उनके संपादक बने। पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत कैसे करनी है, क्या क्या चैलेंजेस है उसमें, किस तरीके से मुसीबतें आती है और कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, ये एक तरीके से शुरुआती
दौर था पत्रकारिता का भारत में, और विशेषकर हिंदी के संदर्भ में। नाटक के क्षेत्र में भी नए काम किए। अभी तक नाटक जो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स माना जाता था कि बस लोग जो है कुछ देर के लिए हा हा ही हू कर ले और वो नाटक हो गया। भारतेंदु काल के नाटककारों ने, खुद भारतेंदु ने इस प्रकार के नाटकों की रचना की जिससे जन जागृति हो, जिससे लोगों के भीतर जो है एक जोश पैदा हो, वो देश की स्वाधीनता संग्राम से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ सके। उनके भीतर एक आत्मविश्वास जगाने की कोशिश की भिन्न भिन्न चरित्रों के माध्यम से। अंग्रेज सरकार कैसे शोषण कर रही, क्योंकि अधिकांश लोग उस समय अनपढ़ थे, वो समझते भी नहीं थे, वो जानते भी नहीं थे। उनको तो लगता था कि ये हमारी नियति है, इसलिए हम ये सारी चीजें भोग रहे हैं। तो अनपढ़ जनता को जागरूक करना, शासकों की मनोवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, शासकों की मनोवृत्तियों से बचते हुए। दूसरी तरफ कोई रूल और रेगुलेशंस नहीं है। अंग्रेज सरकार जब चाहे तब लोगों पर प्रतिबंध लगा देती थी, जब चाहे तब किसी भी रचनाकार को पकड़ के और मौत के घाट उतार देती थी, उसका साहित्य जला दिया जाता था, उसको एक लंबे समय तक यातना गृह में डाल दिया जाता था। जैसे आपने प्रेमचंद का उदाहरण देखा, प्रेमचंद को उर्दू की कहानियों के संग्रह के कारण सोजे वतन, जो उनका पहला कहानी संग्रह था, उर्दू में छपा था, उसमें अंग्रेज सरकार के विरोधी कुछ सूत्र मिल गए। उनको लगा कि ये लेखक जो है हमारा विरोध कर रहा है, जनता में हमें जो है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जनता को भड़काने की कोशिश कर रहा है। प्रेमचंद को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। उनको अपनी भाषा, उनको अपना नाम, सब कुछ बदलना पड़ा। एग्जैक्ट, करेक्ट। उसके बाद उन्होंने उर्दू में लिखना छोड़ करके हिंदी में लिखना शुरू किया। तो इस तरीके का एक नैराश्य से भरा हुआ वातावरण था रचनाकारों के लिए, पत्रकारों के लिए, संपादकों के लिए, और जो भी व्यक्ति उस समय बुद्धिजीवी था और देश की आजादी में कुछ भी सहयोग करना चाहता था, उसके सामने चुनौतियां ही चुनौतियां थी। इन सारी चुनौतियों को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बखूबी समझा और उनको जो है सॉल्व करने का बीड़ा उठाया। कुछ ऐसे लोगों की टीम बनाई, कुछ ऐसे युवा लोगों की टीम बनाई जो काम कर सके, देश की आजादी में अपना योगदान दे सके, साहित्य का प्रचार प्रसार कर सके, जनता को जागृत कर सके, लोगों को जो है छोटे स्तर पर भी शिक्षित कर सके। कम से कम आज 10 शब्द सिखाए, 5 शब्द सिखाए नए, अंग्रेजों के बारे में कुछ बातें की और उनको किसी एक नियम के बारे में भी बता दिया। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम था, बहुत बड़ा चुनौती का काम था। ऐसी स्थितियों में जब संचार के साधन पुख्ता रूप से मौजूद नहीं थे, आवागमन के साधन इतने अच्छे नहीं थे, अगर थे भी तो वो सारे के सारे अंग्रेज हुकूमत के कंट्रोल में थे। इन स्थितियों में भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों ने, भारतेंदु काल के रचनाकारों ने जो है अपना काम किया। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। इससे पहले ज्यादातर संस्कृत के ही नाटक थे या कुछ बांग्ला के नाटक हुआ करते थे, जिनका अनुवाद करके किसी भी तरीके से स्थानीय बोलियों और स्थानीय भाषाओं में उसका अनुवाद करके लोगों तक पहुंचाया जाता था। और मात्र मनोरंजन करना, मनोरंजन का जो दूसरा रूप है, सिर्फ हंसी ठट्ठा करना, मजाक कर लेना या लोगों का टाइम पास कर लेना, बस यही उस समय नाटकों का एक उद्देश्य था। इस उद्देश्य को परिवर्तित किया, बदला, सामाजिकता से युक्त बनाया, उसको देशभक्ति से जोड़ा, उसको राष्ट्रीय एकता की भावना से जोड़ा, उसको स्वदेशी आंदोलनों से जोड़ा, उसको महात्मा गांधी की विचारधारा से जोड़ा। बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो नाटकों में धीरे धीरे विकसित हुई। करेक्ट। भारतेंदु ने नाटक लिखने की शुरुआत की और उन्होंने सबसे पहले बंगला के नाटक, क्योंकि बंगला के साहित्य का हिंदुस्तान में उस समय खूब प्रभाव था। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये भी थी, एक तो बंगला का साहित्य अपने आप में उस समय तक समृद्ध साहित्य था, दूसरा अंग्रेज सरकार भी क्या करती थी, बंगला के साहित्यकारों को थोड़ा बहुत जो है संरक्षण देती थी, उनके नाटक प्रकाशित करना, उनकी रचनाएं प्रकाशित करना, क्योंकि बंगला के लेखक जो है पहले दौर पे अपने आप को भारतेंदु की तरह राजभक्त मानते थे, उनकी प्रशंसा किया करते थे। बाद में धीरे धीरे ये सुधार हुआ और आप देखते हैं जनगण मन और ये ऐसी रचनाएं जो देश की एकता और राष्ट्रीय एकता की बात करने वाली है, उसके रचनाकार उसी भूमि से आते हैं। तो बंगला का साहित्य समृद्ध था, खूब सारा साहित्य बंगला में उस समय उपलब्ध था और खड़ी बोली हिंदी में उस समय न के बराबर साहित्य था। जो कुछ भी लिखा था भारतेंदु काल के रचनाकारों ने शुरुआत की थी उसकी। तो इस समय सबसे बड़ा जो काम किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, वो था बंगला के और संस्कृत के नाटकों का अनुवाद, बंगला की रचनाएं और संस्कृत की रचनाओं का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद करना, ट्रांसलेशन करना।
1867 में विद्या सुंदर जो नाटक था उसको अनुवादित किया बंगला से खड़ी बोली हिंदी में, जो अपने आप में एक नई चीज की शुरुआत थी। आचार्य शुक्ल की बात को गौर करके पढ़े तो इससे भारतेंदु के व्यक्तित्व के काफी चीजें जो है वो हमारे सामने आती हैं। भारतेंदु अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक और तो पद्माकर कहाँ जोड़ रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु को कहाँ से जोड़ रहे हैं, रीतिकालीन विचारधारा से। काव्य कला में वो कितने, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट उसका सन एग्जैक्ट नहीं है, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बताया जाता है। एक और तो उनको रीतिकाल की परंपरा से जोड़ते हैं, इसका मतलब कलात्मक दृष्टि से उनका साहित्य उच्च कोटि का था। पद्माकर और द्विजदेव से उसकी तुलना कर रहे हैं। और आपको पता होगा पद्माकर और द्विजदेव भारत रीतिकाल के जो है सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक है। एक तरफ तो प्रतिभा के बल पर वो पद्माकर और द्विजदेव की परंपरा के दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी ओर बंग देश के, बंगला के माइकल मधुसूदन, आपने नाम सुना होगा इनका, और हेमचंद्र की श्रेणी के हैं। प्राचीन और नवीनता का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। नवीनता और प्राचीनता एक दोनों का एक सुंदर सम्मिश्रण जो है भारतेंदु के व्यक्तित्व में दिखाई देता है, और उनका ये जो व्यक्तित्व का पक्ष है वो उनके साहित्य में भी दिखाई देता है। वो पुराने को एकदम से छोड़ नहीं देते हैं, पुरानी परंपराओं का, पुरानी चीजों का, पुराने तरीकों का वो पूरा सम्मान करते हैं, साथ ही साथ उसमें कुछ नवीनता लाने की भी पुरजोर कोशिश करते हैं। इसी कारण से भारतेंदु का इतना विराट व्यक्तित्व बन जाता है। मात्र 38-39 साल की उम्र में ही उन्होंने इतनी सारी रचनाएं जो है, बिल्कुल माइकल मधुसूदन के नाटक का अनुवाद किया मैथिली शरण गुप्त ने। माइकल मधुसूदन एक बहुत बड़े साहित्यकार है बंगला के, जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। हालांकि माइकल मधुसूदन के बारे में इंडिविजुअली बात करना तो वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैथिली शरण गुप्त के बारे में बात करेंगे उस समय इनका जिक्र भी आएगा। कुछ निबंधों का अनुवाद किया गया है माइकल मधुसूदन के हिंदी में, जब हम निबंध साहित्य पढ़ेंगे उस समय भी इनका नाम आएगा। तो मैं ये कह रहा था 38-39 साल की पूरी इनकी जिंदगी रही है, बहुत छोटी जिंदगी रही है। उसके बावजूद आप समझ सकते हैं 170-75 के आसपास रचनाएं और 70 से ज्यादा उनकी काव्य रचनाएं। इसके अलावा बहुत सारी रचनाओं का उन्होंने अनुवाद किया, बहुत सारी मौलिक रचनाएं भी लिखी, बहुत सारी विधाओं का सूत्रपात किया, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, उनको कैसे चलाया जाए, लोगों को ये चीज भी सिखाई। एक एक रचनाकार, एक कवि और एक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूट थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, और हिंदी साहित्य उनका एक तरीके से ऋणी है इस व्यक्तित्व का। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका निकाली, और पता है आपको 8 साल की उम्र में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पहली रचना जो है वो अपने पिता को सुनाई थी। बहुत छोटी उम्र में ये रचना कार्य में दक्ष हो गए थे। इसके पीछे बहुत सारे कारण, उनके परिवार का जो माहौल था, वातावरण था, वो भी साहित्यिक वातावरण था, जिसमें उस समय के बड़े बड़े विद्वानों की रचनाएं छपती थी। और उसका उसका संपादक कौन? एक 18 साल का लड़का, एक 18 साल का युवा व्यक्ति, जिसमें बड़े बड़े कवियों की ब्रज भाषा की रचनाएं छप रही है, उसकी उसकी संपादन की बागडोर संभाले हुए 20 वर्ष की उम्र तक पहुंचते उनको ऑनररी मजिस्ट्रेट बनाया गया, और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में वो उस समय तक 2-2.5 सालों में अच्छे तरह स्थापित हो चुके थे। उनको एक उनके लेखन में, उनकी कार्य में और उनकी व्यक्तित्व में एक ऐसे व्यक्ति की झलक दिखाई देती थी जो हिंदी साहित्य जो धीरे धीरे विकसित हो रहा था उसके की पकड़ को मजबूत करने, उसके वटवृक्ष को और बड़ा बनाने, उसके साहित्य को विस्तार देने, उसके साहित्य की विधाओं को विस्तार देने में भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक रूप जो है वो लोगों को उस समय दिखाई देने लगा था, क्योंकि प्रतिभावान व्यक्ति थे। 1868 में कवि वचन सुधा, इनका सन याद रखिएगा जरूर, और तीनों पत्रिकाओं के नाम जरूर याद रखिएगा। 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन, जो आगे चल करके अपना नाम बदल देती है हरिश्चंद्र, सॉरी इससे पहले इसका नाम अलग था, हरिश्चंद्र चंद्रिका, जब ये शुरू हुई थी। और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने बाला बोधिनी नामक पत्रिकाएं भी चलाई।
साथ ही बहुत सारी संस्थाएं उन्होंने खड़ी की जो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, जो हिंदी भाषा के साहित्य के संरक्षण के लिए, हिंदी भाषा के साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए काम करती थी। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो है उन्होंने पैरेलल खड़ी की। बहुत सारे लोगों को, जो युवा वर्ग था विशेष करके, भारतेंदु का एक फैन था। एक तरीके से युवा लोग जो थे उस समय भारतेंदु के बहुत ज्यादा प्रशंसक थे, और उन्होंने भारतेंदु को जो है हिंदी साहित्य में इतना कुछ करने के लिए प्रेरित भी किया। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर के काशी के विद्वानों ने 1880 में उन्हें भारतेंदु की उपाधि दी। भारत का चंद्रमा ये उपाधि प्रदान की गई 1880 में। 1880 में एक और बेहतरीन रचनाकार का जन्म होता है, नाम बताइए। मुंशी प्रेमचंद सर। करेक्ट। 80 में मुंशी, 80 में मुंशी, और वो भी कहां से जन्मे, कौन से स्थान पर उनका जन्म हुआ? लमी। लम्ही ना, वैसे काशी ही माना जाता है। लम्ही छोटा सा गांव है, बहुत छोटा सा गांव है। करेक्ट। ये था भारतेंदु का परिचय। भारतेंदु के पिता का नाम क्या है? भारतेंदु के पिता का नाम है? काशीराम सर। काशीराम नहीं सर, वो ग पे नाम है सर, गणपति अग्री। गोपाल चंद्र। करेक्ट, गोपाल चंद्र। गोपाल चंद, हाँ जी, गोपाल चंद्र गिरिधर राय। गोपाल चंद गिरधर राय। मूल नाम इनका, गिरिधर राय, गिरिधर दास। मूल नाम इनका गोपाल चंद है। गिरधर राय पिता का नाम लगाते हैं। गिरधर दास भी आता कई जगह पर, कई जगह गिरधर राय भी आता है। वो छोड़ी, गोपाल चंद्र जरूर याद रखिएगा, भारतेंदु के पिता का नाम है। अच्छा, भारतेंदु के गुरु कौन माने जाते हैं? राजा सिक्का सितारे हिंद से। करेक्ट। शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितोर हो गया, सितारे हिंद। ये सितारे हिंद तो उपाधि है, ठीक है। नाम क्या है? शिव प्रसाद। ये भारतेंदु के गुरु माने जाते हैं। और भारतेंदु किस उपनाम से रचनाएं करते थे? भारतेंदु की कुछ ब्रज भाषा की रचनाएं जो है ना, वो रसा सर। रसा नाम से सर, उर्दू में तो सर रसा नाम से करते थे। कुछ ब्रज भाषा की और उर्दू की रचनाएं जो है रसा नाम से प्रकाशित हुई है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कुल लगभग 175 के आसपास रचनाएं की है कुल, ठीक है। अनुदित और मौलिक सारी कुछ रचनाएं मिला करके 175 के आसपास रचनाएं। करेक्ट। भारतेंदु ने जो मौलिक नाटक लिखे हैं इनको अलग से लिखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, मतलब पिछला जो एग्जाम हुआ था डीएसएसबी का, निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है ना। उसमें एक अनुदित नाटक का नाम दिया गया था। तो कैसे भी करके, जिस भी तरीके से आपको याद होता है, कोई सूत्र बना करके या पैरोडी बना करके, कुछ भी करके उस तरीके से याद कीजिएगा, लेकिन जरूर याद कीजिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक अनुदित नाटकों से एक प्रश्न तो पक्का आता है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, ये एक प्रहसन था, नाटक का एक रूप होता है प्रहसन। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में ये एक नाटक था पूर्ण रूप से। प्रहसन में क्या होता है, अंक कम होते हैं थोड़े से, और नाटक में अंक कितने होते हैं? एक अंकी में एक अंक होता है, इसलिए इसको एक अंकी बोला जाता है। दृश्य ज्यादा हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 दृश्य कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अंक एक ही होता है। सर एकांकी तो एक विधा है ना नाटक की, जरूरी थोड़ी है एक ही अंक होगा उस नाटक में। एकांकी स्वतंत्र विधा है। एकांकी स्वतंत्र विधा है और नाटक स्वतंत्र विधा है अपनी, लेकिन नाटक के अंदर प्रहसन इत्यादि होते, ठीक है। एकांकी अपनी एक स्वतंत्र विधा है जिसमें एक अंक होता है, कई सारे दृश्य हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 कितने भी दृश्य हो सकते हैं, अंक एक ही होना चाहिए। एक अंक प्ले मतलब क्या है सर? वन एक्ट प्ले जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। हाँ, वही एकांकी है, उसी को एकांकी कहते हैं। एक्ट एक ही है, एक अंक एक ही है उसका, दृश्य उसमें 2 3 हो सकते हैं। प्रहसन में क्या होता है, एक अंक से ज्यादा होते हैं और 3 से कम होते हैं। और नाटक में क्या होता है, अंक 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 प्लस अंक होने चाहिए।
तब वो नाटक कहलाता है। दृश्य सर चाहे प्रहसन जितने में कितना बोला आपने? से ज्यादा होने चाहिए, मतलब नॉर्मली प्रहसन में 2 अंक होते हैं। प्रहसन नाटक के भीतर एक विधा थी, नाटक का एक हिस्सा है, ये समझ लीजिए। श्री चंद्रावली ये नाटिका है, नाटिका नाटक का छोटा रूप है, और उस समय में ज्यादातर नाटिकाएं जो है वो गेय प्रस्तुत की जाती थी, ब्रज भाषा में हुआ करती थी। विशस्य विस्मौषधम ये भाण है, नाटक का ही एक प्राचीन रूप है संस्कृत का, उसको भाण बोलते हैं। उसकी प्रस्तुति अलग तरीके की होती है, बस प्रस्तुति के हिसाब से इसको अलग माना गया है, बाकी है क्या, नाटक ही है। प्रहसन की प्रस्तुति भी थोड़ी सी अलग तरीके की होती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ नाटक ऐसे होते हैं जिसमें नट नटी को रखा जाता है, ये परंपरा संस्कृत की है। कुछ नाटक ऐसे होते हैं जिसमें सुख सुखी को रखा जाता है, वो पूरी की पूरी कहानी कहते हैं। कुछ नाटक ऐसे होते हैं जिसमें एक सूत्रधार होता है। ये नाटकों को प्रस्तुत करने के तरीके हैं अलग अलग, वे ऑफ प्रेजेंटेशन है अलग अलग नाटक की, और इन्हीं के आधार पे अलग अलग नाम पड़े हैं रचनाकारों के हिसाब से। विशस्य विस्मौषधम ये भी मौलिक नाटक है भारतेंदु का। भारत दुर्दशा 1880 में प्रकाशित हुआ। ब्रज रत्नदास के अनुसार इसका समय जो है वो अलग है। कब है? 1876। इसको याद रखिएगा, इनका नाम। ब्रज रत्नदास के अनुसार भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? 1876 में, और वो इसको नाट्य रासक मानते हैं। नील देवी एक ऐतिहासिक गीति नाटक है। जैसे रूपक प्रस्तुत किया जाता है ना, रूपक एक विधा है, उसको एक व्यक्ति क्या करता है, बोल करके पूरी की पूरी कहानी कहता है अलग अलग हाव भाव के साथ में। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं, जिसको आप अभी वन एक्ट प्ले कह रहे थे ना, वन एक्ट प्ले के अलग अलग रूप होते हैं। एक ऐसा रूप होता है जिसमें एक ही कैरेक्टर होता है, वो हाव भावों के साथ में। जैसे मान लीजिए वो स्त्री है, तो उसका आधा शरीर जो है ना वो स्त्री का होगा, और आधा शरीर जो है उस पे मेकअप एक आदमी का होगा। तो जैसे ही स्त्री का एक्ट आता है, वो उसका अपना स्थान बदल लेता है, और जो उसका आधा शरीर है वो दिखाई देता है स्त्री वाला, और ऐसे में वो अपने संवाद बोलता है। फिर लाइट फेड होती है, अगर पुरुष का संवाद है तो अपना जगह बदल लेता है और वो पुरुष बन करके संवाद बोलता है। वो वन एक्ट प्ले टाइप का है इंग्लिश में। ऐसे ही रूपक प्रस्तुत किया जाता है। एक ही चरित्र होता है, एक ही कलाकार होता है, अलग अलग चरित्रों का इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी बात कहता है, अपना पूरा जो है कथानक प्रस्तुत करता है। उसको क्या बोला जाता है? रूपक बोला जाता है। सर हम लोग ये वन एक्ट प्ले करते थे यूथ फेस्टिवल में कॉलेज में, तो इसमें लगभग 7 से 8 पात्र होते थे, आधे घंटे का समय होता था, और पूरे उसमें एक घटना का चित्रण करते थे। तो वो भी एक विधा है, और ये जो आप बोल रहे हो ये आपने नई चीज बताई, एकांकी। ठीक है। हाँ। और वन एक्ट प्ले जो इंग्लिश के प्ले मेथड से प्रभावित है, जिसमें एक आदमी ही जो है वो, जैसे एकांकी में आपने बताया ना कि हम लोग 5 से 6 यूथ फेस्टिवल में मैक्सिमम 5 से 6 लोग जो कैरेक्टर वाला ही एकांकी प्ले कर सकते हैं। 5 से 6 मैक्सिमम 6 शायद 8 भी होते थे सर। और स्टोरी नरेट करने के लिए सूत्रधार भी होता था। हाँ, वो सूत्रधार अलग अलग सूत्रधार करे या ना करे, ये भी आपने अभी क्लियर किया कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता। और जब हम लोग यूथ फेस्टिवल में जाते थे तो एकांकी के लिए निश्चित था पात्रों की संख्या 5 से 6, कम से कम 3 और अधिकतम 5 या 6, इतने ही आपके कैरेक्टर होने चाहिए। इससे ज्यादा होते ही आपका प्ले बाहर चला जाता था। हमने क्या किया था, वन एक्ट प्ले जो इंग्लिश के मेथड वाला जो था, उसके अकॉर्डिंग एक ही लड़की जो है पूरी की पूरी कहानी कहती थी। राज बब्बर की वाइफ का लिखा हुआ कोई वन एक्ट प्ले था, उन्होंने अंग्रेजी के मेथड से प्रभावित होकर लिखा था, और वो लड़की जो है ना पूरे के पूरे नाटक में उसका एक मोनो डायलॉग था एक तरीके से। और हम लोग 4 दूसरे कैरेक्टर थे
जो एक ही काम करते थे, सिर्फ उस लड़की को जब वो बैकड्रॉप की तरफ आती थी तो उसको सिर्फ डराने का काम करते थे। मतलब नाटक में हमारा काम काम क्या था? उस नाटक में सिर्फ खड़े होना था और वेशभूषा से उसको डराना था। तो हमें उस नाटक के कारण बहुत अप्रिशिएट किया गया था। उस लड़की का एक्टिंग जबरदस्त थी, लेकिन हम कैटेगरी से बाहर हो गए थे। रीजन क्या था? हमारे कैरेक्टर कम थे। जज जज लोगों ने ये समझा कि इसमें एक ही कैरेक्टर है, ये जो 4 लोग बाहर पीछे की तरफ बैकड्रॉप में है, ये सिर्फ और सिर्फ सहायता करने के लिए एज ए कैरेक्टर, क्योंकि इसका एक भी डायलॉग नहीं है, इसलिए ये लोग इस कैटेगरी से बाहर होते हैं। उन्होंने खुद अप्रिशिएट किया था कि बहुत अच्छा नाटक किया तुम लोगों ने, लेकिन इस वजह से तुम्हें बाहर किया जाता है। समझे? वन एक्ट प्ले में जो अंग्रेजी का है उसमें और एकांकी में ये अंतर है। जैसे अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी होती है, कहानी जो है ना हमारी हिंदी की कहानी, उसी को अंग्रेजी अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी बोला जाता है। लेकिन हम शॉर्ट स्टोरी का मतलब क्या निकाल लेते हैं कई बार? लघु कथा। लघु कथा अलग विधा है हिंदी में, और कहानी अलग विधा है। लंबी कहानी बाद में अलग जुड़ गई उसमें। सर लेकिन उसमें तो एक बहुत फेमस एक्ट है, हम्म। ये फाइनल ईयर में पढ़ाया भी जाता है, मैकबेथ शेक्सपियर का। हाँ। उसमें 3 चुड़ैलें एक बंजर जमीन के टीले के ऊपर मतलब वो करती हैं, मैकबेथ की स्टोरी को नरेट करती हैं, बोलते हैं, हम्म। और 2 सीन भी दिखाते हैं। हम लगभग आधे घंटे में कर देते हैं, 25 से 30 मिनट में। हम्म। उस वो पूरी चीजें सर हिंदी नाटकों में भी वैसे ही होती है, वैसे ही दर्शाया जाता तो प्रभावित हुआ है ना, हिंदी का नाटक पूरी तरीके से अ, विदेशी नाटकों से प्रभावित हुआ है। जब हम नाटक साहित्य पढ़ेंगे तो एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन जो नाटक का आया था बहुत तगड़ा था, भुवनेश्वर के नाटकों पर आधारित था वो। मेरा एक बार केवीएस में गलत भी हुआ है, उसको हम आगे चल करके पढ़ेंगे। नाटक जो है पूरी तरीके से प्रभावित हुआ, क्योंकि आधुनिक काल की विधा है नाटक। उससे पहले हिंदी के नाटक तो थे ही नहीं, संस्कृत के नाटक थे, बांग्ला के नाटक थे, और उनकी अलग परंपरा रही है। खड़ी बोली हिंदी में जो नाटक लिखे गए या फिर मंच पे प्रदर्शित किए गए, उसमें थिएटर भी अलग है। संस्कृत के नाटकों का थिएटर अलग है, हिंदी के नाटकों का थिएटर अलग है। रंगमंच जो है ना वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो पाश्चात्य नाटकों से प्रभावित है। पाश्चात्य नाटकों के थिएटर के हिसाब से ही हिंदी के नाटक खेले जाते हैं, उसमें पूरा का पूरा अंतर आ जाता है। जो वन एक्ट प्ले है, जिसको मोनो एक्ट भी कहते हैं, इसमें एक ही बंदा क्या करता है? पूरे के पूरे संवाद बोलता है, अलग अलग चरित्रों को प्ले करता है। फिर जैसे मान लीजिए आधे अधूरे नाटक को आप प्ले कर रहे हैं, वन एक्ट एज ए मोनो एक्ट प्ले कर रहे हैं, तो आपको जो है लड़की का कैरेक्टर भी खुद ही को करना होगा और लड़के का कैरेक्टर भी खुद ही को करना होगा। कुछ न कुछ अपने चरित्र में परिवर्तन लाना। जैसे सिर्फ चुनरी ओढ़ ली और आपने जो मेकअप कर रखा है आधे शरीर में लड़की का आधे शरीर में लड़के का, बस आपको उस तरफ से खड़े होकर के अपने डायलॉग बोलना है। ताकि जैसे दे मिमिक हाँ, हाँ मिमिक्री की जैसे तरह है, लेकिन थोड़ा सा मिमिक्री अलग टाइप का फॉर्मेट है। वन एक्ट प्ले में एज इट इज वैसा ही होता है, बस फर्क ये होता है कि उस पूरे के पूरे स्टेज पर एक ही बंदा काम करता है। बैकड्रॉप में कितने भी लोग काम करें, लेकिन वहां पर जो संवाद बोलता है ना वो एक ही बंदा होता है, और वो बोलता है पूरी की पूरी कहानी को। एकांकी में 5-6 लोग मिल करके संवाद बोलते हैं ना, अपने अपने हिस्से के संवाद बोलते हैं। उसी तरीके से पुराने समय में रूपक, जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा, विविध भारती सुना होगा, तो वहां पर रूपक का प्रसारण किया जाता था। ज्यादातर इसमें कोई ऐतिहासिक चरित्र, कोई विशेष चरित्र, उनके बारे में रूपक प्रस्तुत किया जाता था। जैसे आज हम गांधी जी के बारे में एक रूपक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो गांधी जी के भाषण के कुछ अंश, उनके व्यक्तित्व के हिस्से, उनकी क्या जिंदगी रही है एक विद्यार्थी के रूप में, एक नेता के रूप में, तमाम तरीके की बातें जो है वो रूपक के तौर पे प्रस्तुत की जाती थी। आप नेट पे यूट्यूब पे सर्च करना कोई भी रूपक, वो आपको मिलेगा, उसको सुनना आपको पता चलेगा। हाँ, वह महल में आता था रात को 8 बजे विविध भारती पर। रूपक नाटक, प्रहसन, नाटिका, भाण, ये अलग अलग रूप है, संस्कृत की परंपरा से आते हैं ये सारे के सारे। जो नाटक के अलग अलग रूप है, प्रकार है, और इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। किसी में दृश्य का अंतर होता है, किसी में अंक का फर्क होता है, किसी में प्रस्तुति का तरीका अलग होता है, ऐसे कुछ छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं। अंधेर नगरी 81 एक प्रहसन है। प्रेम जोगिनी
प्रथम 4 अंक में गर्भांक ये एक नाटिका है, मतलब एक नाटक के भीतर एक दूसरा नाटक चल रहा होता है ना। इस तरीके से इसको प्रस्तुत किया गया। वही चीज, प्रस्तुति का तरीका अलग है। तो गर्भांक जैसा शब्द आपको कहीं पर भी दिखे तो उसको कनेक्ट करना जोगिनी से। प्रेम जोगिनी, पहले 4 अंक गर्भांक में चलते हैं, ये एक नाटिका है। क्लियर? ये सारे के सारे भारतेंदु के मौलिक नाटक है। इनको आप किसी भी तरीके से याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको याद होने चाहिए भारतेंदु के मौलिक नाटक कौन से हैं, अनुदित नाटक कौन से। दोनों को अलग अलग आप आइडेंटिफाई कर सके, कोई भी मेथड से याद कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको याद रहने चाहिए। सती प्रताप जो अपूर्ण था, केवल 4 दृश्य भारतेंदु ने लिखे थे, इसको बाद में बाबू राधाकृष्ण दास ने पूरा किया था। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक नाटक है भारतेंदु का। हो सकता है नाटक की पूरी रूपरेखा और उसका अंत जो है भारतेंदु ने राधाकृष्ण दास को बता दिया था, उसी हिसाब से इसका अंत किया। पूरा नहीं था ये नाटक, पूरी तरीके से भारतेंदु के द्वारा नहीं लिखा गया था, अपूर्ण नाटक था। 4 दृश्य ही इसके लिखे गए थे, यानी कि ठीक ढंग से एक अंक भी पूरा नहीं था इसमें। इसको पूरा किसने किया? बाबू राधाकृष्ण दास ने, जो भारतेंदु मंडल के ही एक रचनाकार रहे हैं। नाटक का नाम क्या है? सती प्रताप। अनुदित नाट्य रचनाएं बहुत सारी है। विद्या सुंदर पहला नाटक था जिसका अनुवाद किया गया। ये बंगला का नाटक था और किसने लिखा था? यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने। संस्कृत की चोर पंचाशिका से ये नाटक आता है बांग्ला में, और बांग्ला से देखिए संस्कृत में जो चोर पंचाशिका है उसका अनुवाद है बांग्ला का ये नाटक, और उसका अनुवाद किया है विद्या सुंदर के नाम से भारतेंदु ने। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखना। और जो बंगाल में नाटक लिखा गया था बांग्ला भाषा में, उसके लेखक कौन है? यतीन्द्र मोहन ठाकुर। कृष्णदत्त मिश्र का एक नाटक है प्रबोध चंद्रोदय। उस नाटक के 3 अंकों का अनुवाद भारतेंदु ने किया है पाखंड विडंबन नाम से। एक नाटक है व्यायोग का, कांचन कवि का संस्कृत नाटक है व्यायोग। व्यायोग का नहीं, व्यायोग नाटक का नाम है, कांचन कवि का है ये, संस्कृत का नाटक है ये। धनंजय विजय के नाम से इसको भारतेंदु ने अनुदित किया है। धनंजय विजय, संस्कृत नाटक का नाम है व्यायोग। रचनाकार कौन है संस्कृत में इसके? कांचन कवि। प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत का नाटक है, कृष्णदत्त मिश्र या कृष्ण मिश्र की रचना है ये। इसके शुरुआती 3 अंकों का भारतेंदु ने अनुवाद किया है, और किस नाम से? पाखंड विडंबन के नाम से। आपको पता है एक नाटक में 3 अंक कम से कम होने चाहिए, ये नियम है नाटक का, इसलिए इसके 3 अंकों का अनुवाद भारतेंदु ने किया है, और जो कुछ भी कथ्य था, जो वो कहना चाहते थे, उस बात को वहीं तक समेट के प्रस्तुत किया है। कर्पूर मंजरी राजशेखर कविकृत प्राकृत भाषा का एक नाटक है, और प्राकृत में ये सट्टक नाम से विख्यात है। प्राकृत भाषा में इसको राजशेखर ने सट्टक नाम से लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका अनुवाद प्रस्तुत किया कर्पूर मंजरी के नाम से। प्राकृत भाषा का नाटक है, ये ध्यान रखना। ये संस्कृत के नाटक है दोनों। प्रबोध चंद्रोदय और व्यायोग संस्कृत के नाटक है। चोर पंचाशिका संस्कृत का नाटक था, उसका अनुवाद यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने बांग्ला में किया, और बांग्ला के इस संस्करण का हिंदी अनुवाद, ध्यान रखिए, यतीन्द्र मोहन ने भी चोर पंचाशिका की घटनाओं में कुछ परिवर्तन किया, मॉडिफिकेशन किया, उसको नए तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की बांग्ला में। भारतेंदु ने विद्या सुंदर के नाम से उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन किए हैं, कुछ और नई चीजें उसमें ऐड की है, कुछ और परिस्थितियां उसमें जोड़ी है, कुछ और दृश्य जो है उसमें परिवर्तित किए हैं, और उसका नया संस्करण हिंदी में प्रकाशित किया, उसको नाम दिया विद्या सुंदर। इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए, डायरेक्ट ये मत लिख दीजिए विद्या सुंदर संस्कृत की चौर पंचाशिका का हिंदी अनुवाद है, नहीं। चौर पंचाशिका का अनुवाद हुआ बंगला में, यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने उसको अनुदित किया, और उस बंगला संस्करण का अनुवाद किया गया विद्या सुंदर के रूप में। जैसे अभी इन्होंने त्रिवेदी जी ने बताया ना कि मैकबेथ, क्या नाम बताया था? मैकबेथ बताया था ना, शेक्सपियर का एक नाटक है। जी सर, मैकबेथ। हाँ,
उसी तरीके से शेक्सपियर का एक और नाटक है हेमलेट, हाँ सर, हेमलेट है। और मैकबेथ पर न जाने कितनी तो फिल्में बनी हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग संस्करण बने हैं उसके, और हर एक में कुछ न कुछ चेंज किया, कुछ न कुछ परिवर्तन किया है। जैसे आपने रोमियो जूलियट। रोमियो जूलियट, हाँ, हजारों कहानियां बना दी उस पे, हजारों तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया है। जैसे रिसेंटली आपने शाहिद कपूर की एक फिल्म देखी होगी, जो शेक्सपियर के उस नाटक पर ही उसका एक नया ट्रांसलेट वर्जन है, आधुनिकतम उसको कह सकते हैं हम। क्या नाम था उसका? इरफान खान है उसमें, और शाहिद कपूर है। हैदर था, हैदर। यस करेक्ट, हैदर। वो मैकबेथ का ही वो शेक्सपियर के नाटक का ही एक अनुवाद है। करेक्ट, हैदर ही, हेमलेट का ही एक अनुवाद है। भारत जननी एक नाट्य गीत है, बांग्ला की भारत माता के हिंदी अनुवाद पर आधारित भारत जननी नाट्य गीत है, कह सकते हैं गीति नाट्य है ये, ठीक कीजिएगा, ये गीति नाट्य। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का नाटक है, संस्कृत का, और संस्कृत में भी इसका नाम वही है, मुद्रा राक्षस। इसका अनुवाद किया भारतेंदु ने। दुर्लभ बंधु शेक्सपियर का एक नाटक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया दुर्लभ बंधु के नाम से। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की अनुदित नाट्य रचनाएं थी, जो अलग अलग भाषाओं से अलग अलग नाटककारों के यहाँ से अनुदित होकर के भारतेंदु अपने हिंदी साहित्य में उसको स्थान देते हैं, हिंदी साहित्य में उसका अनुवाद प्रस्तुत करते हैं। करेक्ट। निबंध संग्रह नाटक कालचक्र, एक जनरल के रूप में प्रकाशित हुआ था कालचक्र इनका। लेवी प्राण लेवी, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, ये निबंध संग्रह है। स्वर्ग में विचार सभा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध संग्रह है। निबंध भी उस समय तक कोई ज्यादा विकसित विधा के रूप में नहीं आया था, भारतेंदु ने ही इसकी शुरुआत की थी, तो अपने आप में एक चुनौती भरा काम था। बाद में धीरे धीरे करके द्विवेद युग में निबंध में जो है बहुत ज्यादा काम हुआ, निबंध को जो है एक रूप प्रदान करने की कोशिश की गई। द्विवेद युग में बहुत सारे निबंधकार सामने आते हैं और उन्होंने अपने अपने तरीके से निबंध लेखन में कामकाज किया है ना। उसको भी हम निबंध साहित्य में पढ़ेंगे, जब हम निबंध साहित्य का विकास पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे। तो इनके नाम भी जरूर याद रखना। नाटक नाम से निबंध लिखा था, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भारतेंदु का पहला, हाँ करेक्ट, कालचक्र में ही लिखा था। कालचक्र एक्चुअली जनरल था। जनरल को मत समझते हैं, भिन्न भिन्न जो पत्र पत्रिकाएं उस समय हिंदी की प्रकाशित होती थी, उसमें लेख प्रकाशित होते थे, और भारतेंदु के ये लेख एक सीरीज में चला करते थे। एक सीरीज का अर्थ क्या हो गया, हिंदी के विकास को लेकर के, खड़ी बोली के विकास को लेकर के एक सीरीज चलाई। जैसे आज वेब सीरीज चलती है ना, एक एपिसोड आज आया, एक एपिसोड अगले संडे को आएगा, एक एपिसोड फिर अगले संडे को आएगा, या फिर पूरी के पूरे एक वेब सीरीज डाल दी जाती है, उसका सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3। इस तरीके से भिन्न भिन्न पत्र पत्रिकाओं में एक लेख की सीरीज चलती थी, जनरल के रूप में छपती थी, जैसे आजकल जनरल छपते ना, ठीक वैसे ही। और उसमें भारतेंदु कालचक्र नाम से लेख लिखा करते थे, जो खड़ी बोली हिंदी के विकास क्रम को कहीं न कहीं लिखते थे, बताते थे। और वहां उन्होंने ये लिखा था कि हिंदी नई चाल में ढली, कालचक्र में ही ये बात लिखी थी, जो बाद में आगे चल करके भारतेंदु काल में जो परिवर्तन हुए थे खड़ी बोली हिंदी में, उसके बारे में जिक्र करती है वो। तो पहला निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा है? नाटक। पहला निबंध नाटक, ये जनरल के रूप में छपे थे, ये भी ध्यान में रखना। अलग अलग लेख के रूप में ये सामने आते हैं, एक सीक्वेंस में आते हैं, ठीक है। इसको आप पूर्ण रूप से एक निबंध नहीं कह सकते हैं, लेकिन कालचक्र नाम से निबंध प्रकाशित हुए थे एक सीरीज में जनरल के तौर पे। जनरल क्या होता है ये भी आपको शायद समझ में आ गया होगा। एक शोधपरक निबंध होता है ना, एक शोधपरक लेख होता है, पूरी तरीके से वो निबंध भी नहीं होता, एक लेख होता है, एक आर्टिकल टाइप का होता है। काव्य रचनाएं भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, होली, मधुमुकुल,
राग संग्रह, वर्षा विनोद, भारतेंदु की बहुत ज्यादा संख्या में काव्य रचनाएं हैं। विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, इसको जरूर याद रखना, ये खड़ी बोली का काव्य संग्रह है। इससे पहले जो है ना ज्यादातर ब्रज भाषा के ही है। फूलों का गुच्छा को जरूर याद रखना, ये खड़ी बोली का काव्य है। प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, दान लीला, तन्मय लीला, नए जमाने की मुकरी, जैसे अमीर खुसरो ने मुकरियां प्रस्तुत की थी, वैसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी मुकरियां प्रस्तुत की थी, लिखी थी। सुमनांजलि, बंदर सभा, बंदर सभा को भी जरूर ध्यान में रखना, ये हास्य व्यंग्य का काव्य है, हास्य व्यंग्य की कविताएं हैं। बकरी विलाप, ये भी हास्य व्यंग्य से संबंधित काव्य हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हास्य व्यंग्य को ध्यान में रख करके बहुत सारे प्रहसन भी लिखे हैं। नाटकों का एक हिस्सा होता है ना प्रहसन, वो भी खूब सारे लिखे हैं। तो इसका ध्यान रखना। हास्य व्यंग्य के माध्यम से उस समय अंग्रेज सरकार की जो कुनीतियां थी उसको लोगों के सामने लाना, और भारतीय जनमानस में जो कुछ भी कुरीतियां व्याप्त थी धार्मिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, उनको भी हंसी मजाक के तौर पे लोगों के सामने लाकर प्रस्तुत कर देना, ये उनकी एक काव्य प्रतिभा थी। जैसे आपने एक भारतेंदु का नाटक देखा होगा, कौन सा, अभी नाम बताया था ना थोड़ी देर पहले, मैं भूल गया, दिमाग से निकल रहा है मेरे। अंधेर नगरी कैसे है? चौपट राजा, यस, अंधेर नगरी। चौपट राजा, हाँ सर, वो कॉलेज भी में पढ़ा है। वो भी क्या है, प्रहसन है ना, हास्य व्यंग्य पर आधारित एक सिस्टम को उसने सामने लाकर रख दिया कि अभी हमारा जो सिस्टम है ना, सरकार जो है हमारी, वो कैसी है। वो ये नहीं देखती कि दोषी कौन है, गुनहगार कौन है, नहीं देखती। इस दोष के लिए उपयुक्त कौन बैठता है, लाओ उसको पकड़ो और उसको सजा दे दो। बस इस तरीके से उस पागल राजा की तरह उस समय की सरकार है, ऐसा वो उस नाटक के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। तो भारतेंदु की काव्य कृतियां बहुत बड़ी संख्या में भारतेंदु ने रचनाएं लिखी है, लगभग 70 के आसपास भारतेंदु की काव्य रचनाएं हैं। प्रकृति वर्णन की काव्य रचनाएं बताइए आपको, गंगा लीला, यमुना चरित्र, वो सारी की सारी क्या है, प्रकृति चित्रण की रचनाएं, जहां पर प्रकृति को चित्रित किया गया है। अन्य भारतेंदु का साहित्य कहानी, अद्भुत अपूर्व स्वपन नाम से एक कहानी संग्रह भी भारतेंदु का प्रकाशित हुआ। यात्रा वृतांत भी लिखा, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ। इनकी आत्मकथा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, हर विधा में काम किया। भारतेंदु ने आधुनिक काल की हर विधा में काम किया है। आत्मकथा लिखी इन्होंने, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, कई बार पूछी गई है एग्जाम्स में। उपन्यास भी लिखे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा नाम से, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा नाम से उपन्यास भी लिखे भारतेंदु ने। तो कहानी, यात्रा वृतांत, आत्मकथा, उपन्यास, नाटक, काव्य संग्रह, हर विधा में भारतेंदु ने अपना हाथ आजमाया है। और उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि वो प्रारंभिक चरण था, शुरुआती दौर था खड़ी बोली हिंदी का, तो उनको आधार सेट करना था, अपने आप को उस विधा में काम करके दिखाना था, उस भाषा का प्रयोग करके उस भाषा की जो ठोस शुरुआत करनी थी वो करके दिखानी थी, जो भारतेंदु ने अपने छोटे से जीवन में वास्तव में वो करके गए हैं, और हिंदी को जो है आधार प्रदान किया उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से। चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे।